हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए क्लास में बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टाइटल के इस पेपर के इस यूनिट को हम स्टडी कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3, जहां पे मोस्टली हम उस मेन इक्वेशन जो मैक्सवेल ने अपने वेलोसिटी स्टैटिस्टिकल लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करके लेके आया था, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन इक्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हुए डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसी चीजों को स्पेसिफिक, क्योंकि वही उन्हीं से एग्जाम्स में आना है। प्लीज आप अननेसेसरी चीजें अवॉइड करिए। कभी कभी आपके क्लास में आपको कुछ भी पढ़ा के चला जा सकता है और सिलेबस की जानकारी नहीं होने की वजह से आप अपने क्लास का एक एक घंटे का जो लेक्चर है वो झेलोगे और घर में आके उसको पढ़ोगे और अल्टीमेट ये होगा कि वो परीक्षा में आएगा नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में दिया नहीं है। आप सिर्फ इसलिए उसे पढ़ लोगे क्योंकि वो किताब में दिया हुआ था, क्योंकि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग का कोई भी किताब एज इट इज जो सिलेबस को कवर करता हो बिल्कुल भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी तक उसे सिलेबस के आधार पे जमा के नहीं लिखा गया है। जो भी पब्लिकेशंस अपनी पुरानी किताबों को 2-3 भाग में तोड़ ताड़ के टॉपिक्स को करके जल्दी जल्दी छाप के बेच रही हैं, उसमें बहुत से टॉपिक्स की छंटाई उन्होंने नहीं की है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको यहाँ पे नए एजुकेशन पॉलिसी में क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको होना चाहिए। अदरवाइज आप अननेसेसरी मेहनत में उलझ जाएंगे और आपका बहुत सारा समय जाया हो जाएगा। उतना आपको नहीं पढ़ना है, बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर सिलेबस दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी करनी है। तो हम अपने इस क्लास में एक अलग जो टॉपिक है, जो सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम, एनर्जी थ्योरम क्या है या ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, और बहुत बार इस पर्टिकुलर टाइटल के पेपर के एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कहीं पर भी। तो ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। नाम से ही स्पष्ट है कि ऊर्जा को समान रूप से विभाजित करना। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये कंसेप्ट कैसे काम करता है कि जितनी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है या जितना आपका एक्सिस होता है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए मोशन करने के, जितने एरियाज होते हैं, जितने एक्सिस अवेलेबल होते हैं, तो ये थ्योरम ये बोलता है कि जो एनर्जी है वो उसके इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाती है। सिंपल सा उदाहरण अगर मैं कहूं कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस है अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो अगर 6 यूनिट एनर्जी है आपके पास, तो वो 2 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट के फैक्टर में बराबर बराबर मात्रा में किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन से कोरिलेटेड होते हुए बढ़ जाएगा। ये इस पर्टिकुलर थ्योरम का कहना है कि एनर्जी जो है, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता की कोटि जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्टेटमेंट क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरम का, क्या लिखा है कि उसमें साम्यावस्था में किसी भी निकाय सिस्टम के प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की एवरेज जो एनर्जी आप निकालेंगे वो 1/2 केबीटी होता है। इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक। तो किसी भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम या एक्सिस के लिए कंप्लीट औसत ऊर्जा 1/2 केबीटी होती है। इसे ही आपको प्रूफ करके लेके आना है। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है सबसे सिंपलेस्ट और छोटे फॉर्म में। अब आपको यह समझना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का अर्थ क्या है, होता क्या है, ठीक। तो इसके बारे में जानिए कि यदि एनर्जी किसी वेरिएबल एक्स पर डिपेंड करता है, स्क्वायर टर्म में ना, क्योंकि प्लस होता है एनर्जी हमेशा, डिपेंड करता है, जैसे कि 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये आप जो स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग के मोशन का जो एनर्जी डिफाइन करें इस तरह से होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है जी, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म स्क्वायर टर्म है, देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर विस्थापन के तहत, वी स्क्वायर वेलोसिटी के तहत। तो अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो उसमें एम वी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स दिशा में भी जा सकता है, वाई दिशा में जा सकता है या जेड दिशा में जा सकता है। तो गतिज ऊर्जा एम वी एक्स स्क्वायर या एम वी वाई स्क्वायर या एम वी जेड स्क्वायर हो सकती है। मतलब 3 स्क्वायर टर्म आपको मिलेंगे।
अगर कोई मॉलिक्यूल्स रोटेशनली मोशन कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, तो भाई जैसे इलेक्ट्रॉनों का एक्सिस में मोशन होता है, पॉजिटिव स्पिन मतलब क्लॉकवाइज मोशन कर सकता है कोई चीज, या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। दो मोशन के तरीके हैं। जैसे पृथ्वी का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है अपने अक्ष पर, कोई प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज भी घूमता है। तो केवल दो पोजीशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज पोजीशन मोशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर रोटेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ठो रहेगा, लीनियर का 3 है। अगर वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो कंपन के में क्या होता है जी, कि जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि वो लीनियर मोशन भी कर रहा है और साथ ही साथ अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन भी कर रहा है। तो माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करने को ही वाइब्रेशनल बोलते हैं। तो के एक्स स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, दो टर्म उसमें जुड़ जाएंगे कि लीनियर मोशन भी कर रहा है और वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो वाइब्रेशन कहने का मतलब है ऑसिलेशन, सिंपल सा। तो कोई मॉलिक्यूल्स अगर इस तरह से पेंडुलम है, उसे आप लटका के रखें और उसको अगर आप बल लगाते हैं तो वो ऐसे जाएगा, एक अल्टीमम प्राप्त करके फिर वापस लौटेगा। तो भाई ये लीनियरली मोशन कर रहा है, तो लीनियरली मोशन कर रहा है तो 1/2 mv² है। और इस पर्टिकुलर माध्य स्थिति के दोनों ओर ऐसे 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 बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे कि एक स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को अगर आप खींच के छोड़ दोगे तो उसमें बार बार एक वाइब्रेशन इस तरह से होगा। तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग 1/2 के एक्स स्क्वायर बोलते हैं, जहां के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो सिमिलरली ये वाला टर्म भी है वाइब्रेशन में और ये वाला भी टर्म है, तो दोनों मिला के 2 वर्गीय पद मिलेंगे, 2 टर्म प्रति कंपन मिलेंगे। आपको अंडरस्टैंड करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते किसको। तो हर मोशन के अकॉर्डिंग इसका सेपरेशन अलग अलग है। तो अब इतना अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम ये समझते हैं कि अब ऊर्जा का समविभाजन नियम बोलता क्या है। तो बोलता तो यही है भाई कि किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर आप रिलेट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी 1/2 kBT होगी। ये स्टेटमेंट है ये वाला। तो अब आते हैं उसके प्रूफ पे, जो कि कहता है कि ऊर्जा का समविभाजन नियम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमने वेग वितरण नियम की प्रायिकता निकाली थी, कितनी थी, ये थी। ये आप बहुत बार यूज कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा जी आप लोगों को अब तक ये, कि एफ वी इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई kBT 3/2 पावर v स्क्वायर e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 kBT। कभी कभी m अपॉन 2 kBT को हम अल्फा भी लिख लेते हैं जरूरत के अनुसार, जिस प्रकार के डेरिवेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई गैस की कुल ऊर्जा क्या होती है, सिर्फ गतिज ऊर्जा ही तो होती है, गैस में तो कोई स्थितिज ऊर्जा होती ही नहीं। तो इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। v स्क्वायर वाला पद आ रहा है, याद रखिएगा, वर्ग माध्य वाला वेलोसिटी का पद ना, जिसको निकाले थे इससे पहले क्लास में हम लोग। तो फिर मतलब मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज कहने का मतलब होता है, पहले भी हम बताएं कि इस तरह से अगर ब्रैकेट में किसी चीज को आप लिखते हैं उसका मतलब है आप उसका एवरेज निकाल रहे हो। जैसे पहले हम लोगों ने v निकाला था तो एवरेज वेलोसिटी बोल रहे थे, यहाँ पे e निकालेंगे मतलब एनर्जी निकालेंगे। और इसका मतलब क्या होता है जी, जब भी ऐसा लिखते हैं मतलब 0 से इन्फिनिटी v, और जो भी फंक्शन है आप उसको रख दीजिए आप वॉल्यूम एलिमेंट पे, वेग एलिमेंट पे। तो ऐसा लिखने का क्या मतलब होगा, ऐसा लिखने का मतलब होगा कि भाई आप 0 से इन्फिनिटी के टर्म पे e को पुट कर दीजिए और आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए जिसको वेलोसिटी एलिमेंट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और e की वैल्यू कितना है, 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो भाई 1/2 m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, मतलब हमारे इंटीग्रल में 0 से इन्फिनिटी v स्क्वायर और f ऑफ v और dv मिलने वाला है, इतना ही मिलेगा, सिंपल। तो भाई देखिए जरा, हमने ये रखा 1/2 mv स्क्वायर e की जगह और f ऑफ v। अब f ऑफ v की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, फंक्शन ऑफ v की वैल्यू आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला कि हम एवरेज एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, जो कि इस तरह से आएगा टर्म। पूरे फंक्शन को यहाँ पुट आउट कर दिए हैं आप लोगों ने, और कांस्टेंट को ले लीजिए बाहर। तो 1/2m यहाँ से कांस्टेंट था, ये तो पूरा कांस्टेंट ही होता है, आपको पता है ये वाला टर्म, तो इसको बाहर निकाल दिए, यहाँ रख दिए। इंटीग्रल कैसे बदल गया भाई, 0 से इन्फिनिटी, ये v स्क्वायर आपके इस फंक्शन में आने वाले v स्क्वायर के साथ जुड़ के v की पावर 4 हो गया, और यहाँ बचा है जो e टू दी पावर। अब फिर से, अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए इसको m/2 kBT को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू m/2 kBT।
तो ये इंटीग्रल अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये फिर से वो गामा वाले फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कहलाता था, जो हम लोगों ने पहले लिख के रखा था। क्या था जी उसका वैल्यू? पहले क्लास में हम लोगों ने यूज किया था कि 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस अल्फा एंड x टू दी पावर n, अगर इस तरह का dx का कोई इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 अल्फा टू दी पावर माइनस n प्लस 1/2 और गामा n प्लस 1/2, ऐसा। तो उसी पर्टिकुलर चीज का अब फिर से यूज करेंगे हम लोग इस इंटीग्रल के लिए। तो देखिए जरा, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमारा n क्या है जी? 4 है। तो उस कंसेप्ट को लेते हुए देखिए आगे बढ़े हम लोग। तो ध्यान दीजिए 1/2 अल्फा की पावर n प्लस 1/2 होता है, मतलब माइनस तो रहेगा ही, ये वाला n प्लस 1/2 मतलब 5/2, और गामा 5/2, तो गामा 5/2। और गामा 5/2 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था रूल आपको कि यदि मेरे पास गामा x प्लस 1 लिखा है तो उसका मतलब होता है x गामा x, और मतलब यहाँ पर जो 5/2 है उसको अगर आप 3/2 प्लस 1 लिखेंगे, मतलब उसे लिखेंगे 3/2 गामा 3/2, और मतलब ये 3/2, और इसे ये 3/2 को मैं 1/2 और प्लस 1 लिख सकता हूँ, जिसको आगे 3/2 और इसको फिर x n गामा n करके x गामा x करके 1/2 और गामा 1/2 लिखेंगे, और गामा 1/2 की आइडेंटिकल वैल्यू होती है रूट पाई। तो 3/2 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, तो फाइनली यू हैव 3/4 रूट पाई। तो ये वैल्यू सॉल्व होके, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू सॉल्व होके आपको 3/4 रूट पाई मिलेगी। और तो 3/4 ये 2 था तो पाई/8 हो गया, 3 रूट पाई बाई 8, और अल्फा टू द पावर माइनस 5/2 तो है ही है। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए और अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइनली जब आप ये वैल्यू पुट करोगे हमारे उस इक्वेशन में तो ये रखाएगा इस तरह से। यहाँ तक तो ठीक था, ये 3 रूट पाई अपॉन 8 और ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। और सारी चीज़ों को जब आप रफ में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ें मिलेंगी। और इस तरह से चीज़ें मिलेंगी तो इसकी वैल्यू 3 kBt अपॉन m या 1/2 3/2 kBt मिलने वाला है। ये एक्चुअल में एवरेज एनर्जी का ही फॉर्म है ना, वहां पर भी निकाले थे हम लोग इस एक्सप्रेशन को, 3/2 kBt। अब आपको इस चीज को यहाँ पर से एक्सप्लेन करके बताना है कि इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला वो है 3/2 kBt, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स तीनों दिशा में एक्स वाई जेड दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हम लोगों ने जब मैक्सवेल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो एक कंसेप्ट हम लोग लेके चले थे कि आइसोट्रॉपी होता है। आइसोट्रॉपी मतलब होता है, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड तीनों तरफ के एक्सिस में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब बराबर बराबर मात्रा में उनके जाने की संभावनाएं बराबर हैं। जितनी संभावना से एक्स में जाएगा उतनी संभावना से वाई में भी जा सकता है, उतनी संभावना से जेड में भी जा सकता है। तो जो एक्सप्रेशन आया है 3/2 kBt वो 3 ठो का योग है, एवरेज जो है तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में। मतलब यह 3/2 kBt जो आया है वो तीनों ट्रांसलेशन डिग्री मतलब एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग गुथा हुआ है, बराबर रूप से बटा हुआ है। मतलब प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड वेलोसिटी mvx² my² mz², ठीक, को ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि एवरेज एनर्जी ऑफ Ex, एवरेज एनर्जी ऑफ Ey, एवरेज एनर्जी ऑफ Ez, और ये तीन जो दिखा रहा है वो वही तीन है जो एक्स वाई और जेड को जोड़ने से आया है। तो इस प्रकार अगर एक ठो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर आप देखेंगे तो उसका मान होगा 1/2 kBt, और यही आपके ऊर्जा के समविभाज्य नियम का स्टेटमेंट था कि किसी भी निकाय के लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जुड़ी हुई जो ऊर्जा का मान होता है वो 1/2 kBt होता है। तो फिर आप यहाँ पर ये लाइन लिखकर कि भाई एवरेज ऑफ Ex, एवरेज ऑफ Ey, एवरेज ऑफ Ez इज इक्वल टू 1/2 kBt, क्योंकि जो तीन ठो था वो खंड खंड में बटा। इस प्रकार मैक्सवेल के सांख्यिकी के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि
से संबंधित प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है जी? 1/2 kBT होती है, जिसे ही हम ऊर्जा का समविभाज नियम कहते हैं, जो स्टेटमेंट में आपने लिखा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है 5-8 नंबर में, तो इसे आप तैयार करें। यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हमारा कि ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट आपको जानना है कि ये नियम ये बोलता है भाई कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड एनर्जी का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, 1/2 kBT होता है। अब इसने यहाँ पर इसने एक नई चीज की डेफिनेशन दी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये वाला पोर्शन मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि स्वतंत्रता की कोटि होता क्या है। इसे आप अपने आंसर में इंक्लूड ना करें। जब आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछा जाए कि ऊर्जा का समविभाज नियम क्या है, लिखिए, समझाइए। तो ये वाला पोर्शन केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। यहाँ मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि किसको कहते हैं। लिनियर मोशन 3 दिशा में जाएगा तो 3 ठो है। रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक हो सकता है तो 2 है। वाइब्रेशन किसी मेन पाथ के दोनों ओर वो रेखीय मोशन करता है तो 2 + 2। एक एक पद के अकॉर्डिंग पर वाइब्रेशन 2 है। पर वाइब्रेशन 2 है ना। पर मोशन देखेंगे तो वो 4 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। पर वाइब्रेशन। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब समविभाज नियम के प्रूफ करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट कि मैक्सवेल के थ्रू जो मेन इक्वेशन निकला हुआ था, उसी को एनर्जी के टर्म में हमें इंटीग्रेट करना है। और अगर आप लोग इससे पहले के क्लासेस को अच्छे से किए हैं तो ये इंटीग्रल को सॉल्व करना कोई टफ काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल इंटीग्रेशन, एवरेज एनर्जी 0 से इन्फिनिटी EFV dV, ई की वैल्यू पुट करेंगे। चूंकि गैस की एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी होती है तो 1/2 mv²। And finally, you get this type of expression. Put the value of f of v here and आपको मिलने वाला है जो एक्सप्रेशन इस तरीके से। Then finally, put out the all constant from the integral part. Then you have a standard integral part. This type of थिंग है ना, जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन किए थे। ये वाला बीटा गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो जहां पे n की वैल्यू 4 है, उसे रख के आप प्रीवियस का सेम कैलकुलेशन करेंगे तो इजिली आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको ले जाके क्वेश्चन 2 में रखना है और सेट आउट करना है। तो फाइनली आपको एवरेज एनर्जी E की वैल्यू 3/2 kBT मिलेगी। फिर यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिख ले हैं कि ये जो 3 आया है उसका जस्टिफिकेशन देना है आपको क्लियर करके कि भाई हाँ भाई, वो जो 3 आया था वो तीनों एक्सिस में बराबर मात्रा में बटा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए आइसोट्रोपिक कंडीशन में तीनों एक्सिस में जाने की प्रोबेबिलिटी एक समान है, इसीलिए सममितता है। इसलिए जो एनर्जी है वो बराबर बराबर भागों में 3 भागों में बटी है। इसलिए जो 3/2 kBT है वो 1/2 kBT, 1/2 kBT और 1/2 kBT में बटा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है वो हमारी 1/2 kBT है। इस सिस्टम को ही, इस रिजल्ट्स को ही हम ऊर्जा का समविभाज नियम कहते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी रिसोर्स है उसमें से देखिए कि वहां कैसे दिया है, किस तरीके से दिया है। बहुत सारी किताबों में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया होता है, स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत टफ पड़ता है। तो ये इजीस्ट से इजीस्ट वे में आपको ये चीज यहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा हूँ ताकि इंटीग्रल के पोर्शन में आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकें। ठीक, तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। मैं सभी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊर्जा का समविभाज नियम अपने फाइनल एग्जाम को टारगेट करते हुए जरूर प्रिपेयर करके रखें। इसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, ठीक है, फिर हम लोग अपने आगे के क्लास में मिलते हैं हमारे इस यूनिट के और इम्पोर्टेंट अगले टॉपिक्स को लेते हुए। तब तक आप लोग यहाँ तक की चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। कोई भी डाउट होता है आप हमसे शेयर करें, उस पर अपन डिस्कस करेंगे और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, थैंक यू।